नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम भर्ती है। पोस्ट की संख्या 8,244। इसके लिए आज अंतिम प्रहार सीरीज का एपिसोड नंबर 9 में आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको आज प्रमुख बांध, झील, इकोनॉमिक्स के तथ्य, यूपी के एक जिला एक उत्पाद और आधुनिक भारत इतने पढ़ाने की मैं बात करता हूँ। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस क्लास में ना तो मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा, वो थंबनेल पर लग गया, यूपी के जिला एक उत्पाद और प्रमुख बांध। सिर्फ मैं आप आज को मैंने कोशिश करी है कि क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए टोटल इकोनॉमिक तथ्य कवर कराने वाला हूँ। मतलब आज की क्लास में टोटल इकोनॉमिक ही कवर कराने वाला हूँ और एक टॉपिक मैंने झील लिया है। 2 टॉपिक है मेरे पास, एक तो इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक्स के प्रश्न हर सब्जेक्ट में 3-3 4-4 प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने लगभग इकोनॉमिक्स के पूरे प्रश्न कवर करने की कोशिश करी है। इसलिए इस क्लास में पूरी इकोनॉमिक कवर करा दूंगा और शायद मैं कल वाली एक ही क्लास में पूरी इतिहास के प्रमुख पॉइंट कवर करा दूंगा। इसलिए आज मैं आपको इकोनॉमिक के तथ्य और झील 2 टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, जो पेपर की दृष्टि से ध्यान रखना, ठीक है। आधुनिक भारत भी बहुत बड़ा हो रहा था और यूपी के एक जिला उत्पाद क्लास बहुत लंबी हो रही थी, ठीक है। इसलिए मैं सोचता कि उतना पढ़ाया जाए तो जितना आप एक दिन में याद कर लो। कुछ लोग मेरे गाइडलाइन से चल रहे हैं, इसलिए वो पहले याद कर रहे हैं। उन्हीं को सोचकर कुछ नहीं है, 1-2 क्लास और आएंगी, बस इन सभी क्लासों का फिर बाद में रिवीजन होगा आप सभी का। और जिस भाई बहन ने करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख लें। करंट अफेयर्स की क्लास बहुत बेहतरीन है, प्रश्न वहीं से छपेंगे, देख लेना। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से पूछे। सबसे पहले मैं आपको झीलें बता देता हूँ। प्रमुख झीलों की बात करूँ तो हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तेलंगाना में। कोलेरू झील पूछे तो आंध्र प्रदेश में। अष्टमुडी, वेबनाड और पेरियार, ये तीनों कहाँ पे? केरल में है। अष्टमुडी, वेबनाड और पेरियार, ये तीनों झील केरल में है। आगे बात करें लोनार झील तो महाराष्ट्र में है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील की बात करूं तो मणिपुर में है, जिसमें संगाई हिरण पाए जाते हैं, जिन्हें डांसिंग डियर कहते हैं, ध्यान रखना। नैनीताल, सातताल, देवताल और राकसताल, ये चारों कहाँ पे हैं? तो उत्तराखंड में, ध्यान रखना। नैनीताल, सातताल, देवताल और राकसताल कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। आगे बात करें राजसमंद और पिछोला, राजस्थान में है। पंचप्रदा और सांवर और डीडवाना, तो ये राजस्थान में है। राजसमंद, पिछोला, पंचप्रदा, सांवर, डीडवाना, ये सभी राजस्थान में है। पूछे डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की तो बुलर झील है, ध्यान रखना। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो बुलर झील है। डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बेरीनाग और शेषनाग, ये सब जम्मू कश्मीर में। जितने भी नाग नागिन हैं वो सब जम्मू कश्मीर में है। जितने भी ताल वगैरह हैं वो सभी उत्तराखंड के हैं, ध्यान रखना। गोविंद सागर पूछे तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है। सुर सरोवर और कीथम झील उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। सुर सरोवर, कीथम और फुल्लर, ये झील उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर आगरा में है, कीथम आगरा में है और फुल्लर झील पीलीभीत में है, ठीक है। फुल्लर झील कहाँ पे है? पीलीभीत में है, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो था झीलों का टॉपिक। अब बात करते हैं टोटल इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 3-3 4-4 प्रश्न हर सब्जेक्ट में पूछे गए थे, ध्यान रखना। जीएसटी की बात करूँ तो जीएसटी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। जनगणना की बात करूँ तो जनगणना भी मैंने आपको पहले कवर करा दिया। उत्तर प्रदेश का, भारत का, दोनों कवर करा दिए। आप जाकर देख सकते, थंबनेल पर देख लेना, जिस पे लिखा हो वही क्लास आपको पढ़नी हो तो पढ़ लेना। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, सिर्फ चुनिंदा पॉइंट रहेंगे, पूरी इकोनॉमिक्स नहीं है। बात करें राष्ट्रीय आय तो राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? तो सीएसओ करता है, ध्यान रखना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता। राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? तो सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई और जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करें सीएसओ के स्थान पर एनएसओ 23 मई 2019 से काम कर रहा है। कब से? 23 मार्च है, ध्यान रखना, 23 मार्च है, ठीक है। सीएसओ के स्थान पर एनएसओ 23 मार्च
2019 से काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेगा कि CSO के स्थान पर NSO, CSO के स्थान पर काम कौन कर रहा है, तो NSO काम कर रहा है, ध्यान रखना। जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है, तो या तो CSO ऑप्शन में देगा या NSO ऑप्शन में देगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे राष्ट्रीय आय समिति, जिसकी स्थापना 1949 में हुई और जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस हैं। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में हुई और जिसके अध्यक्ष कौन है, तो PC महालनोबिस हैं। बात करें भारत के फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष की, तो भारत का वित्तीय वर्ष 12 माह का समय कहलाता। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय भारत का वित्तीय वर्ष या फसली वर्ष कहलाता। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। भारत का फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष 12 माह का समय होता। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का समय वित्तीय वर्ष या फसली वर्ष कहलाता। आगे बात करें, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एक भी फर्जी पॉइंट मैंने नहीं लिया है इकोनॉमिक्स में, सिर्फ चुनिंदा प्रश्न लिए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867-68 में। कितने रुपए बताई थी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, तो 20 रुपए बताई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट पूछेगा कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। इनकी पुस्तक है द पॉवर्टी अनबेटर रूल इन इंडिया, ध्यान रखना। पूछे वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम किसने बताई, तो वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय VKRB राव ने बताई 1931-32 में। कितने रुपए बताई, तो 62 रुपए बताई, ध्यान रखना। कितने रुपए बताई, तो 62 रुपए बताई। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे GDP क्या होता है, तो GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी जो परिभाषा है वो इंपोर्टेंट है। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादन होने वाली अंतिम वस्तु एवं सीमाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक वर्ष के अंदर, अपनी परिभाषा बता दूं, एक वर्ष के अंदर भारत की सीमा के अंदर किया गया अंतिम उत्पादन, चाहे वह भारतीय द्वारा किया गया हो चाहे वह विदेशी द्वारा किया गया हो, वही GDP कहलाता। एक वर्ष के अंदर भारत की सीमा के अंदर किया गया अंतिम उत्पादन, फिर चाहे वह विदेशी द्वारा किया गया हो चाहे भारतीय द्वारा किया गया हो, वो GDP कहलाता है। पूछे, डायरेक्ट पूछेगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि GDP किसको दर्शाता है, तो GDP किसी भी देश की उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, ध्यान रखना। क्या बताता, GDP किसी भी देश की उत्पादन क्षमता को बताता है। आगे बात करें। आगे पूछे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इंपोर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट पूछता। वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। पूछ ले, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। जब मुद्रास्फीति होती है तो कथन बना के देता है, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा की कीमत घटती है, ध्यान रखना। वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब मुद्रास्फीति होती है तो क्या होता कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा की कीमत घटती है। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे अवमूल्यन के बारे में पूछे। अवमूल्यन, तो ध्यान रखना, अवमूल्यन क्या होता है, पहले तो इसको समझ लो। अवमूल्यन वो होता है कि जब सरकार द्वारा, अच्छे से सुनिएगा, अवमूल्यन क्या होता है, जब सरकार द्वारा खुद की मुद्रा की वैल्यू कम कर देना, वो अवमूल्यन कहलाता है, ध्यान रखना। अवमूल्यन क्या होता, अवमूल्यन होता कि सरकार द्वारा खुद की मुद्रा की वैल्यू जानबूझकर कम कर देना, अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन में पूछे तो अवमूल्यन में निर्यात सस्ते होते हैं और आयात महंगे होते हैं। अवमूल्यन में ध्यान रखना, अवमूल्यन में निर्यात सस्ते होते हैं और आयात महंगे होते हैं। सही बात है। एक बात बताइए, जब अपन खुद की मुद्रा की वैल्यू कम कर देंगे तो बाहर के लोग तो ज्यादा माल मंगाएंगे ना, उनको पता है कि यहाँ पे मुद्रा की वैल्यू कम हो गई तो कम रुपए में ज्यादा माल जा सकता है ना, तो बाहर के लोग निर्यात ज्यादा करेंगे। और आयात, अब अपनी मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, अपन किसी देश से कुछ मंगाएंगे तो अपन को ज्यादा रुपया देना पड़ेगा ना, अपनी मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। इसलिए निर्यात सस्ते होते हैं और आयात महंगे होते हैं। अभी तक 4 बार अवमूल्यन हुआ है। अभी तक भारत में 4 बार ऐसा हुआ है जब भारत ने खुद की मुद्रा की वैल्यू कम कर दी। एक तो 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, और 1991 में PV नरसिम्हा राव,
1991 2 बार हुआ, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। तो कुछ लोग इसको 3 बार मानते, लेकिन आप 4 बार ही लगाना कि भारत में अभी तक अवमूल्यन 4 बार हुआ है, ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे मुझे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट, चुन चुन के पॉइंट लिए हैं मैंने, पूरी अपनी कॉपी में से इतने पॉइंट लिए हैं। पूछे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो पहली बार 19 जुलाई 1969 को कितने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पूछ ले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और कितनी पूंजी के साथ, तो 50 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछे, तो 15 अप्रैल 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी पूंजी 200 करोड़ रुपए थी, ध्यान रखना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। चलिए आगे बात करें, विमुद्रीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार का 1%, पिछली बार हर शिफ्ट में 1% पूछे विमुद्रीकरण। एक बार तो यही पूछा पहली शिफ्ट में कि विमुद्री नोटबंदी का दूसरा नाम क्या है, तो विमुद्रीकरण, ध्यान रखना। नोटबंदी का दूसरा नाम क्या है, तो विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण वो होता सरकार द्वारा जो वर्तमान में नोट चलन में रहते उनको बंद कर देना, विमुद्रीकरण कहलाता। पूछे भारत में कितनी बार हुआ है, तो भारत में विमुद्रीकरण 3 बार हुआ है। सबसे पहले 12 अगस्त 1946 को हुआ, 1000 और 10,000 रुपए के नोट बंद करे गए। दूसरा 16 जनवरी 1978 को हुआ, जिसमें 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद करे गए, ध्यान रखना। और तीसरा 8 नवंबर 2016 को हुआ, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करे गए। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल थे, ध्यान रखना। आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित आर पटेल थे, ठीक है। पूछे भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद 2 बार हुआ है, क्योंकि जो 1946 में जब भारत स्वतंत्र नहीं था, ध्यान रखना, ठीक है। मुझे स्वतंत्रता में पहली बार कब हुआ है, तो 16 जनवरी 1978 को हुआ है स्वतंत्र भारत में। इसका कारण क्या होता है, काला धन समाप्त करना, नकली नोट समाप्त करना, कर चोरी बंदी। तो काला धन होता वो समाप्त करना, तो नकली नोट जो जाली नोट चल रहे उनको समाप्त करना, इसलिए विमुद्रीकरण किया जाता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें, आगे मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में बात करें। यह देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ध्यान रखना। यह देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई, जिसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। अधिनियम की बात करूं, इसका अधिनियम 1934 में आया, 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई और 100 रुपए के मूल्य के 5 लाख अंश के रूप में थे, मतलब, ठीक है, ध्यान रखना। स्थापना के समय यह एक प्राइवेट बैंक था, ध्यान रखना। स्थापना के समय यह एक प्राइवेट बैंक था। आगे बात करें, मौद्रिक नीति की बात करते हैं। मौद्रिक नीति की बात करें, मौद्रिक नीति, पूछे मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो ध्यान रखना मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है और इसमें 6 सदस्य होते हैं बस। मॉनेटरी पॉलिसी और कमेटी पूछे एमपीसी, तो इसको कौन बनाता है, मौद्रिक नीति को, ध्यान रखना, इसको आरबीआई बनाता है। उसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 भारत सरकार के होते हैं। आप तो सिर्फ इतना याद रखना कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई, और कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट, हाँ ये पॉइंट छूट गया था यहाँ पे, तो एकदम स्थापना के समय मुझे आरबीआई का ये पॉइंट छूट गया था। तो आरबीआई का स्थापना के समय मुख्यालय कोलकाता में था, वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है, ध्यान रखना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ है, ध्यान रखना। पूछे बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम कब आया, तो 1949 में आया। बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम 1949 में आया। इसके द्वारा बैंक पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई को शक्तियां प्रदान की गई। इसके द्वारा बैंक पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई को शक्तियां प्रदान की गई, ध्यान रखना। अब बात करें कुछ स्पेशल बैंक की, जैसे कि नाबार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाबार्ड की बात करूं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, ध्यान रखना। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ध्यान रखना। या फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ये सर्वोच्च संस्था है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण बैंक की ये सर्वोच्च संस्था है। स्थापना पूछे तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और सबरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करें, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक,
इसकी फुल फॉर्म होती है आयात निर्यात बैंक। इसकी स्थापना 1982 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान रखना। इसकी स्थापना तो नाबार्ड के साथ में हुई थी, ठीक है। स्थापना 1982 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है। आरआरबी मोस्ट इंपोर्टेंट, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मुझे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका अधिनियम 1976 में आया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ध्यान रखना। आरआरबी का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। पहला आरआरबी का बैंक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक खोला गया था, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक खोला गया था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, इंपोर्टेंट है। वर्तमान में इसकी 43 शाखाएं प्रचलन में है। कितनी? 43 शाखाएं। और सिक्किम में एक भी बैंक नहीं है। पूछे किस राज्य में आरआरबी का एक भी बैंक नहीं है, तो सिक्किम में आरआरबी का एक भी बैंक नहीं है। चलिए आगे बात करें स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार की बात करें तो सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई। भारत एवं एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, ध्यान रखना। पूछे भारत एवं एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई। 5400 कंपनी इसमें लिस्टेड है। कितनी कंपनी? 5400 कंपनी इसमें लिस्टेड है। और ध्यान रखना जो इसका इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। इसका इंडेक्स कौन सा है? तो सेंसेक्स है, ध्यान रखना। इसका जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। आगे बात करें, आगे पूछे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाजार, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसकी स्थापना 1992 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर। इसमें 1700 कंपनी लिस्टेड है, ध्यान रखना। और इसका जो सूचकांक है वो निफ्टी है। क्या है इसका सूचकांक? इसका सूचकांक निफ्टी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी है। पूछे इसमें दो शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो बुल, एक बियर। जब भी बुल मतलब शेयर बाजार में उछाल आ रहा है और बियर का अर्थ होता है गिरावट, शेयर बाजार में गिरावट आ रही है, ध्यान रखना। आगे बात करें, कभी कभी पूछ लेता है कि बुल और बियर का संबंध किससे है, तो शेयर मार्केट से बुल और बियर संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आगे पूछे बजट का इतिहास। पूछे बजट का इतिहास सुनिए, तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बूजेट से आया है। बजट शब्द कहाँ से आया? तो फ्रेंच भाषा के शब्द बूजेट से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। मुझे भारत में सर्वप्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। किसने पेश किया था भारत में सर्वप्रथम बजट? तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था 1860 में। जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इकोनॉमिक्स पेपर की दृष्टि से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 3 प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको जीएसटी पढ़ा दिया पहले से और जनसंख्या मैंने आपको पहले पढ़ा दी। इसके बाद में कुछ पॉइंट ये थे तो मैं आपको ये भी कवर करा रहा हूँ। क्वेश्चन खिलाना मेरे को आता नहीं है, मैं क्वेश्चन खिला आपको सकता हूँ, ठीक है। आगे बात करें, भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता तो जेम्स विल्सन को माना जाता। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो आर के षणमुखम शेट्टी ने किया। और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट तो जॉन मथाई ने पेश किया। दोनों प्रश्न अपने आप में अलग हैं, ध्यान रखना। भारत स्वतंत्र 1947 में हो गया था, इसलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुखम शेट्टी ने, और गणतंत्र 1950 में हुआ, इसलिए गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई ने पेश किया। आगे बात करें, ये पॉइंट हो गया गणतंत्र भारत वाला। प्रथम महिला पूछे वित्त मंत्री तो वो इंदिरा गांधी हैं। प्रथम पूर्णकालिक महिला पूछे तो निर्मला सीतारमण है। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोरारजी देसाई ने पेश किया, 10 बार पेश किया। और दूसरा सर्वाधिक बार किसने पेश किया? तो पी चिदम्बरम ने पेश किया, 9 बार किया, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें, आगे पूछे योजना आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लानिंग कमीशन, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता, तो पहले इसके अध्यक्ष, भारत के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू होंगे। पहले उपाध्यक्ष की बात करूं तो गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। पूछे अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह एलूवालिया थे, क्योंकि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया,
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग बना दिया, इसलिए इसके अंतिम अध्यक्ष पूछे योजना आयोग के तो नरेंद्र मोदी थे, और अंतिम उपाध्यक्ष पूछे तो मोंटेक सिंह एलूवालिया थे। चलिए आगे बात करें नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। ध्यान रखना, पूछे नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग की नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। या ये गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। पूछे भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है, तो नीति आयोग है, और सलाहकार निकाय है, मतलब एक सलाह देने का काम करता। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, तो ध्यान रखना नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं हर साल, तो वर्तमान में अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। कौन है, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, और वर्तमान में इसके सीईओ तो पूछे तो वो बी सुब्रमण्यम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों पॉइंट, प्रधानमंत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ बी सुब्रमण्यम है। ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे पूछे पिछली बार एक प्रश्न बना था, इसलिए ली मैंने बाल्को की स्थापना 1965 में हुई, रूस की सहायता से खोली गई, कोरबा छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय है। फुल फॉर्म पूछ ले तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। एक प्रश्न बना था, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बाल्को की स्थापना 1965, रूस की सहायता से खोली गई, कोरबा छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय है। बात करें हिंदाल्को की स्थापना 1958 में अमेरिका की सहायता से खोली गई, रेणुकूट उत्तर प्रदेश। वेरी इंपोर्टेंट, आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पूछ सकता है आपसे। हिंदाल्को स्थापना 1958, अमेरिका की सहायता से, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है, और बॉक्साइट की एक जो कंपनी है तो इसको झारखंड के लोहरदगा से इसको प्राप्त होता है। ध्यान रखना। आगे बात करें नालको, तो नालको की स्थापना कब हुई, तो नालको की स्थापना अगर आपसे पूछ ले कि नालको की स्थापना कब हुई, तो नालको की स्थापना तो इसमें नहीं लिखी, शायद 1982 में हुई नालको की स्थापना। बाकी का मैं आपको बता दूंगा, कल वाली क्लास में मेरे को भी याद नहीं आ रहा, जो बात है तो सही है, ठीक है। नालको की स्थापना फ्रांस की सहायता से हुई, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, उड़ीसा, दामजोड़ी जिला, कोरापुट जिला में पड़ती। ध्यान रखना, उड़ीसा के कोरापुट जिला में पड़ती। तो बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़, हिंदाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश, नालको की बात करूं तो नालको कोरापुट जिला उड़ीसा। आगे बात करें, लास्ट पॉइंट की बात करें, टिस्को पूछ ले तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई, जमशेदजी टाटा ने की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, साक्षी झारखंड में इसका मुख्यालय है, मतलब जमशेदपुर में। ध्यान रखना, साक्षी झारखंड में इसका मुख्यालय है, जमशेदपुर में, ठीक है। ध्यान रखना, इतने आज के पॉइंट थे जो कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स की दृष्टि से कवर करा दी। कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना रह गई, प्राथमिक क्षेत्र रह गया, और कौन से देश की कैसी अर्थव्यवस्था है, ये 3 पॉइंट रह गए हैं जो कि मैं कवर आपको किसी ना किसी क्लास में करा दूंगा, या कल करा दूंगा या परसों करा दूंगा। कल जो आपकी क्लास आएगी वो टोटल हिस्ट्री की आएगी, और अगले दिन क्लास आएगी वो टोटल जियोग्राफी की आएगी। बस इसके बाद आपका रिवीजन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने पेपर की दृष्टि से आपको कवर करा दिए। क्वेश्चन से बढ़िया है कि 1.5 घंटे की आप एक एक क्वेश्चन की क्लास देख रहे हैं, आप टॉपिक से देख लो तो शायद आपका कुछ उद्धार हो जाए, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और करंट अफेयर्स की क्लास को भी शेयर करें। करंट अफेयर्स पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जिसको पीडीएफ चाहिए हो मुझे नंबर पर कमेंट कर देना। नंबर मैं आपको कई बार दे चुका अपना 6387238514। ध्यान रखना, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अभी तक जितनी 8 क्लास हुई हैं, 8 क्लास की पीडीएफ दे दूंगा। सारी 9 क्लास हुई हैं तो अंतिम प्रहार की 9 क्लास की पूरी पीडीएफ दे दूंगा। आप पीडीएफ से पढ़ लेना, लेकिन बस पढ़ लेना। कुछ ही दिन बचे हैं आपके पास, 7-8 दिन बचे हैं। 1 या 2 दिन के अंदर आपकी डेट या सिटी पता चल जाएगी, या सीधे आपके एडमिट कार्ड आएंगे फिर। ध्यान रखना, ठीक है। धन्यवाद।